कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछला जो चैप्टर हमारा विलियन जो सॉल्यूशन चैप्टर था वो हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नया चैप्टर जो आपकी केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है जिसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर को, पिछले वीडियोस को सीरियस नहीं लिया है वो आज से नई स्टार्टिंग कर लें। आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आज से आप जो है वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखें, सीरियस होकर देखें, ताकि आपका सिलेबस है वो लगातार कवर होता रहे, वो इकट्ठा ना हो। तो चलिए, आज का चैप्टर है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी कहते हैं इसको हिंदी में। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप जैसे हम काम करते आए हैं वैसा ही काम करेंगे। आप कॉपी का एक पेज लेंगे और उस पेज पे आप नोट करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है वो हमें पढ़ने। सबसे पहला पॉइंट है, उस पे मुझे सबसे पहली बात है वो अभिक्रिया की दर पढ़नी है। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे पढ़ना है, जो अभिक्रिया की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने। प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को भी मुझे पढ़ना है। तीसरा, इन कारकों में देखिएगा कौन कौन से कारक पढ़ने हैं। पहला जो कारक है वो आप देखेंगे, आपको सांद्रता पढ़नी है। दूसरा कारक है वो आपको ताप पढ़ना है और तीसरा कारक है वो क्या पढ़ना है, आपको उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। ये कारक आपको पढ़ने हैं, अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसी के बाद हमें पढ़ लेना है वेग नियम। आपके पास एक टॉपिक आएगा, वो आपको पढ़ना है। फिर चौथा बात आपको पढ़नी है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि एक टॉपिक आने वाला है, उसको पढ़ना है। और इसी के साथ साथ अणु संख्यता, ये हमें पढ़ने, अणु संख्यता को भी हमें पढ़ना है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो इस चैप्टर का आधार है। पेपर में अभिक्रिया की कोटि से 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो फिक्स है। ये पूरा चैप्टर है पेपर में वो 4 नंबर का आता है और बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई बड़ी ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो अभिक्रिया की कोटि हमें देखना है, फिर अणु संख्यता देखना है। अभिक्रिया की कोटि में मुझे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं देखनी है। अभिक्रिया की कोटि में मुझे शून्य कोटि अभिक्रिया देखनी है, मुझे प्रथम कोटि अभिक्रिया देखनी है और मुझे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर पांचवी जो चीज आ जाती है वो मुझे पढ़ना है टक्कर सिद्धांत पढ़ना है। पांचवी जो चीज है वो मेरे पास वो है टक्कर सिद्धांत। और छठी जो चीज है वो मेरे पास है आरेनियस सिद्धांत। आरेनियस का सिद्धांत है वो मुझे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट करने से पहले वहां ये सब बातें लिख लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी में। तो देखिएगा क्या क्या सीन रहता है रासायनिक बल गतिकी का या केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल वर्ड लिया गया है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। और काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब हिलना डुलना, या मैं सरल शब्दों में कह सकता हूं स्पीड, या मैं और केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो इसको कहते हैं दर। दर शब्द मेरे मुंह से कम निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा रेट, बिकॉज थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है। तो दर या रेट एक ही बात है। तो स्पीड का मतलब आप समझते हैं, स्पीड समझिए, अभी दर आपको नहीं पता है लेकिन स्पीड आप समझते हैं।
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। तो स्पीड के बारे में, स्पीड का मतलब वो अभिक्रिया धीरे हो रही है या वो अभिक्रिया तेज हो रही है, वो कितने समय में हो रही है, ऐसी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स? रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, जिसमें पहली बात पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं अभिक्रिया की दर। इसी के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इनको भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं। और तीसरी चीज, इसी के साथ एक चीज और पढ़ते हैं, वो है अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म, कि किस मैकेनिज्म से अभिक्रिया की क्रियाविधि हो रही है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन सब का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब देखिएगा जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत मैटर नहीं है, तो ये लेक्चर जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से ही नोट्स बना लें। कई बच्चों को ये समस्या होती है कि सर आप नोट्स बना के नहीं देते हैं, तो नोट 100% परफेक्ट तभी बनते हैं जब हम क्लास में सामने होते हैं, है ना। जो आपको नोट्स भेजे जाएंगे शायद उसमें ये जो मैं मटेरियल पढ़ा रहा हूँ वो नहीं है, तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा आप उतार लें। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, पहली बात हम करेंगे कि अभिक्रिया की दर को आप स्पीड से ले लें आप, है ना। तो वो अभिक्रिया जल्दी हो रही है, लेट हो रही है, तेजी से हो रही है, धीरे हो रही है, उस बात को पढ़ना है। उसके साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ना है ना। जैसे कारक की सांद्रता में परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, ताप में परिवर्तन कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, उत्प्रेरक में परिवर्तन कर दें, दाब में परिवर्तन कर दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर अभिक्रिया की क्रियाविधि, देखिएगा क्रियाविधि का क्या लेना देना है। आप जब कोई भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं किसी भी अभिक्रिया की, तो किसी अभिक्रिया का वेग है वो उस अभिक्रिया के जो सबसे स्लो स्टेप होता है, सबसे जो धीमा पद होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया में जो सबसे धीमा पद है उससे निर्धारित करते हैं। तो धीमा पद कहां से पता चलेगा, कौन तेज होगा धीमा होगा, अभिक्रिया की दर से पता चलेगा। मतलब जो क्रियाविधि है उसका भी लेना देना किससे है, केमिकल काइनेटिक्स से लेना देना है, क्योंकि क्रियाविधि में जो धीमा पद है वही निर्धारित करता है कि अभिक्रिया की दर कैसी होगी। तो क्रियाविधि का भी लेना देना किससे है, केमिकल काइनेटिक्स से है, रासायनिक बल गतिकी से है। देखिएगा अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की जो स्पीड है उसकी बात हम, हमारा जो 11वीं क्लास है उसमें जो हमारा लेसन था केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, साम्य अवस्था एक पाठ था, उस पाठ में हम अभिक्रिया की दर के बारे में बात कर चुके हैं। ये जो चैप्टर है, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है। इसमें हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिएगा क्या मतलब है कि मान लीजिए आप कोई केमिकल इंडस्ट्री में इंजीनियर हो, तो केमिकल इंडस्ट्री क्या चाहेगी कि मुझे प्रोडक्शन है, मुझे उत्पादन है वो क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। तो उत्पादन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप, अभिक्रिया की दर जान के, कि अभिक्रिया अगर धीरे चल रही है तो उसमें आप क्या चेंज करें कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, जिससे आपका उत्पादन है वो क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए। या धीरे चल रही है तो कौन से कारक को बदलकर आप उत्पादन को या अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हो, या आप क्रियाविधि में क्या चेंज करो कि जो आपका उत्पादन है वो बढ़ जाए। तो हमारा मेन टारगेट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ध्यान में रख के है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका जो उत्पादन है उसको ध्यान में रखकर जो केमिकल काइनेटिक्स है वो पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए आगे की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारे जो चैप्टर का पहला पॉइंट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को समझने से पहले मैं बात करूंगा दर शब्द की। देखिएगा दर शब्द आपने सुना होगा, दर शब्द बहुत बार सुना है। जैसे देखिएगा दर शब्द क्या है, कोई भी राशि जब समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। जैसे आपने बैंक में पढ़ा होगा ब्याज की दर 5%, मतलब इस साल ब्याज 5% है, हो सकता है अगले साल 6 हो जाए, हो सकता है 4.5 हो जाए। तो कोई भी राशि अगर समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो कहलाती है दर। जैसे आप 10th में मैथ के सवालों में, 10th 9th में मैथ के सवालों में पढ़ते थे, उसके चलने की दर, मतलब वो समय के साथ है, वो दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो वो उसके चलने की क्या है, दर है। आप वीडियो देख रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ते समय आप पेज भरते हो तो आपके पेज भरने की दर। तो कोई भी राशि अगर समय के साथ बदल जाए तो हम उस वक्त दर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो दर क्या है, किसी भी राशि का, किसी राशि का समय के सापेक्ष बदल जाना, समय के सापेक्ष बदल जाना, या मैं कहूं कि किसी भी राशि में समय के साथ अगर परिवर्तन आता है तो वहां हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां हम दर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई चक्कर वाला काम नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे हम कह दें कि अभिक्रिया की दर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है, देखिएगा। और देखिएगा इसको समझने के लिए मुझे दो बातें समझनी होंगी। या तो आपके पास अभिक्रिया है वो जलीय माध्यम में हो सकती है ना, एक्वस मीडियम में हो सकती है, या आपके पास अभिक्रिया है वो गैसीय माध्यम में हो सकती है ना। या तो आपके पास माध्यम जलीय पॉसिबल है या गैसीय पॉसिबल है। तो जलीय माध्यम की बात करूं तो अभिक्रिया में परिवर्तन है वो सांद्रता में होता है ना। आप जानते हैं अभिक्रिया में जो स्पीसीज भाग लेती है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समय के साथ अभिकारक है वो क्रिया कर कर उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक घटता चला जाता है और उत्पाद क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ बेसिक सी बात है, परिवर्तन कौन सी राशि में आएगा, परिवर्तन है वो किस राशि में आएगा, परिवर्तन है वो सांद्रता में आने वाला है। यहाँ परिवर्तन है वो किस में आने वाला है, सांद्रता में आने वाला है। जबकि गैस में देखेंगे आप, अगर आपके पास गैस है तो परिवर्तन है वो किस में आएगा, दाब में आएगा। वही परिवर्तन अभिकारकों के दाब में आएगा और किसके दाब में आएगा, उत्पाद के दाब में आएगा। अभिकारक क्रिया करके किसमें बदल जाएंगे, उत्पाद में। अभिकारक के मोल घटेंगे तो अभिकारक का दाब भी घटेगा, उत्पाद के मोल बढ़ेंगे तो उत्पाद का दाब भी बढ़ेगा। तो यहाँ गैसीय अवस्था में हम जिसके परिवर्तन की बात करते हैं वो दाब के परिवर्तन की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ देखो, गैस की बात आते ही हमें एक बात जरूर याद आती है 11वीं क्लास की, वो है आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT। यहां से आप देखेंगे अगर मैं V को यहां ले आऊं तो P बराबर क्या हो जाएगा, N/V RT। अगर ताप नियत हो तो गैस नियतांक तो नियत है ही, तो यहां से आप देखेंगे जो दाब है वो मोल बटा आयतन के समानुपाती हो जाता है। मतलब दाब है वो सांद्रता के समानुपाती है। मतलब गैस के समय सांद्रता की जगह हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, दाब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैसों में हम दाब को देखते हैं, और जलीय अगर हमारे पास अवस्था है, जलीय विलयन है, जलीय माध्यम है, तो हम किसको देखते हैं, सांद्रता को देखते हैं। तो मैं यहाँ अभिक्रिया की दर में क्या लिख सकता हूँ, राशि, कौन सी राशि, सांद्रता और दाब उस राशि की जगह आ जाएंगे। और किसकी सांद्रता और दाब, अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता और दाब शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, तो अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखूं तो क्या हो जाएगी,
समय के सापेक्ष अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता या दाब में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कहलाता है। ये सुनो कि अगर समय के सापेक्ष है वो अभिकारकों और उत्पादों की या तो सांद्रता में परिवर्तन हो जाए या क्या हो जाए, दाब में परिवर्तन हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कहलाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो जो अभिक्रिया की दर है उस आधार पर हम जो है अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं। तो अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा रहा हूं मैं, अभिक्रियाओं के प्रकार, और किस आधार पर है? अभिक्रिया की दर के आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पर है वो अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। जहां हमें अभिक्रियाएं 3 प्रकार की देखने को मिलेंगी। पहली है वेरी फास्ट, अति तीव्र अभिक्रियाएं, या इनको तत्क्षणिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, या इनको तत्क्षणिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। वेरी फास्ट या तत्क्षणिक अभिक्रियाएं, तो इनमें कुछ नहीं है, इनको सिंपल सा लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में हो जाती हैं, सेकंड के छोटे से हिस्से में पूरा हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेरी फास्ट या तत्क्षणिक अभिक्रियाएं कहते हैं, है ना। वेरी फास्ट मतलब बहुत जल्दी हो जाना, एक छोटे से टाइम में हो जाना, सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ये पूरी हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम तत्क्षणिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं, इनका एग्जाम्पल है, सभी जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो आयनिक जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो तत्क्षणिक अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। जैसे देखिएगा, मैं बात करूं, मेरे पास ये NaCl है और मेरे पास AgNO3 है। जब मैंने इन दोनों की रिएक्शन करा दी तो तुरंत AgCl का श्वेत अवक्षेप बन जाता है और यहां बन जाता है NaNO3, है ना। AgCl का श्वेत अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब होता है नीचे कुछ सफेद पदार्थ है वो बैठ जाता है, ठीक है जी। तो ये जो अभिक्रिया है वो तुरंत हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है देखना। जैसे मैं कोई सामान्य अभिक्रिया लिखता हूं, जैसे A2B2, ये बना रहा है 2AB, तो यहां क्या होगा? A और A के बीच का बंध टूटेगा, B और B के बीच का बंध टूटेगा और A और B के बीच का बंध है वो बन जाएगा। इस चीज में टाइम लगता है, बंधों के टूटने में और बंधों के बनने में टाइम लगता है। जबकि यहां देखना क्या हुआ है, यहां मैं कहूं देखिएगा तो जलीय अवस्था में ये चल रहा है पूरी रिएक्शन। तो यहां क्या है? Na+Cl-, क्योंकि विद्युत अपघट्य है और जल में अपने आयनों में टूट जाएगा। AgNO3 भी लवण है, विद्युत अपघट्य है, ये भी Ag+NO3- में टूट जाएगा। तो कुछ नहीं हुआ, आपस में आयनों का परिवर्तन हुआ है, यहां कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? आयनों का परिवर्तन हुआ, आयनों की फेरबदल हुई है। Na है वो NO3 के साथ चला गया है और Ag है वो Cl के साथ चला गया है। तो आयनों में परिवर्तन में इतना समय नहीं लगता जितना समय बंध बनाने और बंध तोड़ने में लगता है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को तात्क्षणिक, क्षणिक मतलब एक छोटे से क्षण में होने वाली वेरी फास्ट अभिक्रियाएं कहते हैं। और जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? वेरी फास्ट है, तात्क्षणिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसको आप अपने आप करेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती हैं, जो सेकंड के छोटे से हिस्से में पूरी हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल ये लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। चलिए दूसरी अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जो है अति मंद अभिक्रिया। जो है अति मंद
अभिक्रिया। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ज्यादा समय में पूरी होती हैं या जो पूरा होने में अत्यधिक समय लेती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो ये कैसी अभिक्रिया है? अति मंद अभिक्रिया है। लोहा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, कहाँ पड़ा है, वो ह्यूमिडिटी नमी के टच में है या नहीं है, उस पे पेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सारी कंडीशन भी फेवरेबल है, सारी कंडीशन भी फेवरेबल है, फिर भी जंग लगने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं वो क्या है? अति मंद अभिक्रियाएं हैं। तो कर लेंगे आप। तीसरी अभिक्रिया है वो है मंद अभिक्रिया, या इसको कहते हैं हम आणविक अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं ना तो बहुत जल्दी हो और ना बहुत लेट हो, एक निश्चित समय में होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। निश्चित समय मतलब ये हो सकती है कुछ मिनटों का समय ले ले, या हो सकती है कुछ घंटों का समय ले ले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इनको आणविक अभिक्रियाएं क्यों कहा है? क्योंकि जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं वो एग्जाम्पल है किसका? मंद अभिक्रिया का। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास N2 + 3H2 बना रहा है क्या? 2NH3। तो यहां मुझे क्या करना होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसको तोड़ना होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ना होगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसको बनाना होगा, है ना? तो इस तोड़ने में और इस जोड़ने में पूरी प्रक्रिया में एक निश्चित समय लगता है ना? जैसे तुम जोड़ते हो, तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है ना पुराना, तुम उससे तंग आ गए हो तो तुम पुराने वाला अफेयर तोड़ोगे। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं कल से बात नहीं कर पाऊंगा, एक फोन कर दिया और टूट गया तुम्हारा अफेयर, है ना? सामने फीमेल है तो वो फोन करेगी, जानू नहीं मेरे से गलती हो गई, है ना? ऐसे रोना धोना चलेगा आपका, और रोना धोना चलेगा तो इसको टूटने में भी समय लगेगा, और नई प्रक्रिया कहीं जारी करोगे तो जुड़ने में भी समय लगेगा, निश्चित समय लगेगा, है ना? तो बंधों का टूटना और बंधों का जुड़ना क्या है? एक निश्चित समय लेता है ना? आणविक जो अभिक्रियाएं हैं वो एक निश्चित समय की है। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो अब गर्मियों का समय है तो दूध लेते हो, तो दूध को हमें निश्चित समय में गर्म करना है, वरना दूध में बैक्टीरिया पनप जाएंगे और दूध क्या है? फट जाएगा। अगर आपने उस निश्चित समय में गर्म नहीं किया तो दूध आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मतलब बैक्टीरिया का पनपना है वो एक निश्चित समय में है, 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे के समय में वो बैक्टीरिया पनप जाएगा, है ना? तो उसको खत्म होने से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, निश्चित समय नहीं है कि 10-5 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, बैक्टीरिया पनपेगा फिर दूध खराब होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो निश्चित समय में पूरी हो जाती हैं उनको मंद अभिक्रियाएं या आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स की दृष्टि से यही अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं, यही अभिक्रियाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल काइनेटिक्स में ना तो अति मंद की बात करेंगे ना ही अति तीव्र की बात करेंगे। कारण अति तीव्र तो पलक झपकाते ही, आपने पलक झपकाई और वो हो गई, है ना? तो क्या निचोड़ोगे, क्या देखोगे, क्या उसका वेग निकालोगे? वेग की एक्यूरेसी, वेग निकालने का जो आपका परिणाम है वो सही नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी, है ना?